हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेट पेपर 1 पीवाईक्यूज मई 2024 में पूछा गया प्रश्न जो चल रहा है दोस्तों अभी आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए जो है इससे पहले हम 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर वो सब सेशन को नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए जो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे ताकि आप लोग वो भी प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल पीवाईक्यूज आप लोग को देख लेना काफ़ी ही ज़रूरी है ना। तो आप लोग को मिलेगा कैसे वो वाला, तो आप लोग ये जो वीडियो है उसके नीचे देखिए छोटा सा मोर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ उस पर क्लिक करके वो भी सेशन आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए हम अब बढ़ेंगे इस सेशन में आगे प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक आप लोग तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, है ना। तो उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे ताकि टोटल सेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है 51 नंबर का कि लग्गी क्या है। लग्गी क्या है? क्या बाज है, तबले का बोल समूह है, दंड है या फिर प्रबंध प्रकार है, क्या है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे 51 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लग्गी जो है ये आपका तबले का क्या है, बोल समूह है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो लग्गी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का कि विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या है, यानी कि आधी मात्रा का चिन्ह कैसे लिखा जाता है, क्या होगा, क्या प्लस, जीरो या फिर सी या फिर आपका ये लाइनिंग या फिर एक्स टाइप का, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि माना गया है कि ऐसा कहा जाता है कि जो आधी मात्रा जो है आपका जीरो के द्वारा दर्शाया जाता है। कहाँ पे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, है ना, उस पद्धति में। लेकिन अगर भातखंडे पद्धति में जाइएगा तो जीरो को खाली जब दिखाना होता है तब वो जीरो का प्रयोग करते हैं, और सम जब दिखाना होता है तो क्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका जीरो वाला लेकर चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 53 नंबर का कि राग भूपाली का वादी स्वर क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या प, सा, रे या ग। देखिए राग भूपाली जो है आपका ये थाट क्या हो जाएगा इसका, कल्याण, क्योंकि ये कल्याण थाट का राग है ना। और ये कब का गायन समय है इसका, तो रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय है मेरे दोस्त, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे अगर वादी संवादी की बात कर लेंगे तो इसका जो वादी संवादी होता है ना, इसका ग और ध इसका वादी संवादी होता है। तो कहाँ पे वादी पूछा है तो वादी ग कहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग वही संवादी क्या होगा, ध। लेकिन इसकी जाति की बात कीजिएगा तो इसकी जाति जो है आपका औडव औडव इसकी जाति मानी जाती है, और इसमें वर्जित स्वर के नाते जो होता है मेरे दोस्त, इसमें म और नी स्वर जो है ये दो ऐसे स्वर हैं जो कि राग भूपाली में वर्जित होता है। ठीक है, और भूपाली के संप्रकृति अगर राग की बात कर लेंगे तो आपका देशकार हो जाता है। ठीक है, देशकार। तो ये सब सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं एक्स्ट्रा बोल कर करवा रहा हूँ ये भी आप लोग को खास ध्यान देकर चलना होगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग के लिए काफ़ी ही फायदेमंद रहने वाले। चलते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। घन वाद्य में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं। देखिए घन जिसको कि क्या करते हैं मेरे भाई, जिसको पीट कर बजाया जाता है, तो क्या तबला, घंटा, तानपुरा या शहनाई। तो आपसे यहाँ पर देखेंगे तो तबला यहाँ पे ये भैया अवनद वाद्य है, घंटा या तो यहाँ पे लगा के चलेंगे, तानपुरा आपका तत्वाद्य है, शहनाई आपका सुशीर वाद्य है ना। तो ये सब सारे वाद्य जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का, निम्नलिखित में से तत्वाद्य कौन सा है। जो भी नए लोग जुड़े हमारे साथ तो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है अंत में, है ना। तो बने रहिएगा आप लोग, हम सेशन को बढ़ाते चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो तत्वाद्य कौन सा है भैया, हारमोनियम है, डमरू है, झाला है या वीणा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हारमोनियम आपका सुशीर वाद्य, डमरू आपका क्या होता है अवनद वाद्य, झाल क्या होता है घन वाद्य, लेकिन यहाँ वीणा आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ही आपका तत्वाद्य होता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य इसी को कहा गया भाई, वीणा को, है ना, प्राचीन वाद्य। हारमोनियम आपका सुशीर वाद्य के अंतर्गत आप लोग को क्लियर हो ही गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन देख लेंगे 56 नंबर का कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। तानपुरा की अगर हम बात कर लेंगे तो तानपुरा में तार की संख्या कितनी, क्या 5, 4, 3 या 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, तानपुरा में 4 तार होते हैं। ठीक है, तानपुरा में 4 तार। और तानपुरा को किससे बजाया जाता है, तो तानपुरा को अंगुलियों से बजाते हैं। किससे, अंगुलियों से बजाते हैं भाई, अंगुली से बजाते हैं।
है ना। तो ये जो है आपका तानपुरा, ये क्या है, इक्वली टेम्पर्ड है या फिर टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, किसके अंतर्गत ये आता है, फटाफट आप लोग टाइप कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इस सेशन का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन है कि तानपुरा से उत्पन्न नाद जिसे तानपुरा के तार को मिलाए जाते हैं, खाली स्थान यानी कि नाद कहलाते हैं। यानी कौन सा नाद कहलाते हैं, यानी तानपुरा से उत्पन्न जो नाद जो उत्पन्न होता है वो तानपुरा के तार को जो मिलाते हैं वो कौन सा नाद कहलाता है। क्या मूल नाद, सहायक नाद, आहत नाद या अनाहत नाद। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए वाला, वो मूल नाद कहलाता है, ठीक है। वही उसका मूल नाद होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का कि पूछा जा रहा है कि वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बजते हैं किस श्रेणी में आते हैं। कौन से श्रेणी में आता है, क्या तत्वाद्य की श्रेणी में, वितत, घन या अवनद। मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पूछा है कि वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, तो बस जैसे ही आ गया चमड़े से मढ़े हुए होंगे तो बजेगा तो कैसे, बिना आघात का तो बजेगा नहीं ना। तो आघात किए जाने से बजते हैं, ये लिखता या न लिखता कोई बात नहीं था। किस श्रेणी में आता है, चमड़े से मढ़े हुए वाले। यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवनद्ध वाद्य, जैसे कि आपका तबला, मृदंग, डमरू, है ना, ये सब आ जाएंगे उसी के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 59 नंबर का कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, ठीक है। क्या तबला बजाते हैं, बांसुरी, सितार या फिर नाल। क्या होगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर करेंगे पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। देखिए पहले तो वो सुरबहार भी सरोद बजाते थे, सरोद पकड़े थे कि भाई सरोद सीखेंगे, लेकिन रुचि उनका हो गया कहाँ पे, सितार में जाकर, क्योंकि इनके गुरु जो हैं कौन है, अलाउद्दीन खां, ठीक है। अलाउद्दीन खां साहब जो हैं ये सरोद वादक है, इनके गुरु जो हैं ये सरोद वादक हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने सीखा क्या, सितार, मुख्य रूप से बजाया क्या, सितार। सरोद तो पकड़े थे लेकिन भाई सितार में ये इनकी रुचि थी। ये बहुत बढ़िया सितार वादक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग को रविशंकर जी के बारे में बताना है कि ये कौन से सितार के, क्या गत शैली के वादक थे या फिर ख्याल शैली के वादक थे। आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्या गत शैली के या फिर गायन शैली के, ठीक है। कमेंट कीजिएगा एक चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 60 यहाँ पे क्वेश्चन है कि अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां किस वाद्य के वादक हैं। अमजद अली खां, सीधा सीधा अगर बात कर लेंगे तो अमजद अली खां क्या बजाते हैं, ठीक है। क्या रबाब, वीणा, सरोद या सितार। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर यानी अमजद अली खां मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, सरोद बजाते हैं। चलिए यहाँ अकबर जो है, अली अकबर, इनका नाम जब यहाँ पे आ ही गया है तो इनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये भी सरोद वादक हैं। इनके पिता जो हैं कौन, इनके पिता ही थे अलाउद्दीन खां, वो भी क्या है, सरोद वादक हैं। और इनकी बहन जो थी अन्नपूर्णा देवी, तो वो क्या बजाते हैं मेरे दोस्त, वो बजाती हैं सुरबहार, ठीक है। सुरबहार बजाती हैं अन्नपूर्णा देवी, क्लियर। चलिए और घराना इन सभी लोगों का कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका घराना हो जाएगा कहाँ पे, तो मैहर घराना हो जाएगा ये लोगों का, है ना। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पे, पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए हमारे यहाँ हम क्या बोलते हैं, सप्तक। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव, OCTAVE, है ना। ऑक्टेव उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टेव। तो ऑक्टेव में जो है आपका, ऑक्टेव यानी 8 ऑक्टेव होता है, ठीक है। तो 8 स्वरों का वहाँ पे प्रयोग करके तभी वहाँ पे ऑक्टेव कहा जाता है। हमारे यहाँ का सप्तक को वहाँ पे ऑक्टेव। तो कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, ऑक्टेव क्यों कहते हैं ये भी पता चल गया, क्योंकि उसमें 8 स्वर का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 62 नंबर का है कि पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वर जो है पाश्चात्य संगीत में, उसका मधुरता से प्रयोग क्या कहलाता है। तो क्या मेलोडी कहलाएगा, हारमोनी कहलाएगा, नोट्स कहलाएगा या बीट्स कहलाएगा। तो देखिए जैसे ही पाश्चात्य आए तो हमको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, हारमोनी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। और हारमोनी में क्या होता है, 2 स्वरों को मधुरता से प्रयोग करते हैं। तो 2 में क्या होता है, संवाद स्वरों का वादन कहलाता है आपका, संवाद स्वरों का वादन कहलाता है आपका क्या, हारमोनी कहलाता है।
वहीं मेलोडी तो क्रमिक स्वरों का वादन आपका हो जाएगा मेलोडी, जो कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत प्रति मेलोडी प्रधान है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को, नहीं भैया तीव्र स्वरों को, ठीक है, मिस प्रिंट थोड़ा सा है, तीव्र स्वरों को क्या कहते हैं? क्या फ्लैट नोट, शार्प नोट, टाइम सिग्नेचर, स्टॉप नोटेशन? ये सब ज़्यादा समय गंवाने वाली क्वेश्चन नहीं है। क्या हो जाएगा? तीव्र है तो तीव्र को कहेंगे शार्प, ऑप्शन नंबर बी। अब वही फ्लैट की बात कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कोमल, ठीक है, कोमल स्वरों के लिए फ्लैट नोट प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 64 नंबर का हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्वरों के पृथक पृथक स्वरूप के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या हारमोनी कहेंगे, मेलोडी कहेंगे, मेल कहेंगे या फिर थाट कहेंगे? क्या आंसर हो जाएगा नंबर 64 यहाँ पे? तो स्वरों के पृथक पृथक स्वरूप के आधार पर जो चित्र को आकर्षित करने वाली जो रचना बनाते हैं मेरे भाई, वहाँ पे आप लोग का आंसर उसको कहेंगे क्या? मेलोडी कहेंगे, ठीक है। और हमारे हिंदुस्तानी संगीत प्रति जो है वो मेलोडी प्रधान है ना। चलिए, और ये आपका मेल और थाट ये दोनों एक ही समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है ना। ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 65 नंबर का कि जब दो या दो से अधिक स्वरों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए, यानी मेलोडी के साथ बजाकर उसका रचना करेंगे तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? फिर क्या हारमोनी कहेंगे, धुन कहेंगे, मेल कहेंगे या थाट कहेंगे? क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हारमोनी ही कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आया हारमोनी को कितने प्रकारों से दिखाया जा रहा है? सब आप लोग को कंटिन्यू यहाँ पे जो है प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी आपको हम बाहर से अभी नहीं करवा रहे हैं, करवाएंगे बिल्कुल। जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, ठीक ना, उस पर आधारित जब ये प्रीवियस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग को स्टार्ट कर देंगे वो वाला, ठीक है, प्रैक्टिस से फिर स्टार्ट करेंगे अपना वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे? ठीक है, और वो जो बना रहे ना भी आप लोग के लिए क्वेश्चन, वो आप लोग को बता दें कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा, एनसीईआरटी से बेस्ड होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका सिलेबस जो है पूछा जाता है, वही पूछता है, वही मान्य भी होता है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़, एनसीईआरटी से आप लोग के लिए क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है उसके बाद फिर आप लोग को करवाएंगे। सेशन कहने का मतलब 100 प्रश्न ये वाला, ये क्योंकि लास्ट जो है आपका स्टेट का दे रहा हूँ मैं, ये वाला है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी क्या? टोन, सेमी टोन, हाफ टोन, शार्प। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेमी टोन, क्योंकि इसमें केवल 2 श्रुतियों का अंतर होता है, सबसे छोटी दूरी यही होता है, ठीक है। अगर आपसे बात कर लेंगे मेजर टोन की, मेजर टोन तो ये सबसे बड़ी होती है, इसमें 4 श्रुतियों का अंतर होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी दूरी होती है मेजर स्वरांतर, मेजर टोन, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे? आइंस्टीन, E बराबर mc² सूत्र देने वाले यही थे ना, आइंस्टीन ही, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या गिटार, क्लोरोनेट, ऑडियोफोन या फिर वायलिन? तो आइंस्टीन जो बजाते थे मेरे भाई वो बजाते थे वायलिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर लगा लेना, क्योंकि ये जो है काफ़ी बिल्कुल नया क्वेश्चन आया था उस वक्त जब आपके एस्टेट के अंतर्गत पूछा गया था। बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है वहाँ पे, है ना। तो ये पाश्चात्य वाले सेशन जो है, पाश्चात्य वाले पोर्शन को पकड़कर ये क्वेश्चन करवा दिया गया था, वैसा नहीं है। बाकी हम आप लोग एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि देखिए, आप लोग पूछते हैं कि स्टेट का स्टार्ट, तो आप लोग जो भी जुड़ते हैं मेरे साथ दोस्त, जो भी नए होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, तो आप लोग जो पुराने सेशन होते हैं ना, वो सब पुराने सेशन को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। बिल्कुल आप लोग का बहुत बढ़िया सेशन हम करवा चुके हैं और बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा वहाँ पे, और आप लोग जो है एस्टेट और बीपीएससी की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। और बाकी तो ये मैं करवा रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि ये रिवीजन चल रहा है कंटिन्यू, है ना। तो जो नए लोग जुड़ते हैं वो पुराने सेशंस को भी देखा कीजिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो बीपीएससी टीआरई 3 लिखा है, भाई 3 लिखा है, 2 लिखा है, फेज़ 1 लिखा है, फेज़ 2 लिखा है, कोई मतलब नहीं आप लोग को, क्योंकि संगीत का अपना एक दायरा है और प्रश्न वहीं से बना है ना, तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका वही है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, इस बात को समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया वायलिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना कौन है? क्या संगीत बालबोध, संगीत रत्नावली, संगीत शास्त्र दर्पण, संगीत सार, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत बालबोध हो गया। जैसे कि आपका नारदीय शिक्षा सटीक हो गया, महिला संगीत हो गया, व्यायाम के साथ संगीत हो गया, है ना। तो ये सब सारी पुस्तकें जो है ये पलुस्कर जी की पुस्तक है और बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं इनकी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बड़ौदा, उत्तर प्रदेश, बिहार या कोलकाता? यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? तो ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, बड़ौदा में। कहाँ पे? तो बड़ौदा के जहाज ग्राम, कहाँ पे? जहाज ग्राम नामक स्थान पे हुआ था मेरे भाई। कब? तो 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे नंबर 70। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खां किस वाद्यंत्र को बजाते थे? देखिए, मैहर घराने के संस्थापक के तौर पे इनको जाना जाता है। कौन सा? मैहर घराने के संस्थापक। और ये मैहर वाद्य वृंद के लिए जो है कुछ रचनाएं किए थे। अभी मैं बताया था ना पिछले वाले सेशन में, तो कितनी रचनाएं किया था इन्होंने, आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि कितनी रचनाएं हैं मैहर वाद्य वृंद के लिए अलाउद्दीन खां ने कितनी रचनाएं की थी। आप लोग को मेरे दोस्त फटाफट टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, तो किस वाद्यंत्र को बजाते थे अलाउद्दीन खां साहब? तो यहाँ पे क्या होगा? क्या तबला, सरोद, मृदंग, पखावज? हाँ, एक चीज़ बहुत दिन से आप लोग को नहीं बताया हूँ ना, इनके पिता के बारे में बहुत दिन से मैं बोलना भूल गया हूँ आप लोग को। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? साधु खां इनके पिता का नाम था। क्या है ना, याद आया कि आप लोग भी भूले थे? क्या आपको अभी तक याद था इस बात को कि इनके पिता का नाम साधु खां है? अगर आप लोग कंटिन्यू तो आप लोग यस लिखिएगा, और अगर आप लोग भी हमारे साथ ही बहुत पुराने पढ़े थे तो आप लोग लिखिएगा भाई, आप लोग बताइएगा ज़रूर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या करना है कि करना है ऑप्शन नंबर बी, सरोद आंसर करना है। ठीक है, ये सरोद वादक थे। देखिए, वैसे बजाते थे बहुत सारे वाद्य यंत्र, लेकिन अगर स्पेशल अगर पूछा जाए कि कौन सा वाद्य यंत्र के वादक थे, तो भाई ये आपका सरोद ही होगा, क्योंकि ये आपके लूसेंट के अंदर, लूसेंट सामान्य ज्ञान है उसके अंदर भी आप लोग को अलाउद्दीन खां साहब के बारे में सरोद ही बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को सरोद ही लगाना है, ये ज़्यादा सटीक आपका जो है जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन 71 नंबर का कि वह कौन थे जिन्होंने स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार किया? यानी कौन थे जो आविष्कार किए और संगीत को घरानों से मुक्त कराकर आम जनता के बीच प्रस्तुत किया? कौन थे? क्या भातखंडे, तानरस खां, बंधु खां या रविंद्रलाल? कौन थे भाई? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर, यही तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने की क्या किया था? स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार भी किया था और संगीत को घराने से मुक्त कराकर हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के बीच में लाकर ये प्रस्तुत कर दिया, ताकि आज हम इतनी आसानी से संगीत को पढ़ भी रहे हैं, गा बजा रहे हैं, और बिल्कुल, है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया। देखिए, तानरस खां, ये आपका इनका जो मूल नाम है, मूल नाम पूछा जाता है तानरस खां जी के बारे में, तो आप लोग को याद रखना है कि कुतुब बख्श। ठीक है, कुतुब बख्श। देखिए, ये कुतुब बख्श था ही इनका मूल नाम, तो तानरस खां ऐसे थोड़े ना नाम पड़ा है। देखिए, ये जब तान लेते थे ना कुतुब बख्श, तो भाई तान में भी एक अजीब प्रकार का रस दिखता था, जिसमें कि बहुत लोग आनंदित होते थे। इसीलिए बोला कि भाई आपका नाम कुतुब बख्श नहीं रहेगा, आपका नाम तानरस खां हो जाएगा, क्योंकि आप तान में इतनी रस भरी तान ले रहे हैं कि भाई कहने का क्या मतलब है ना। तभी से इनका नाम हो गया ये तानरस खां। ठीक है, कुतुब बख्श जी का। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 72 नंबर का क्वेश्चन है कि वह विख्यात गायक का नाम बताइए जिन्हें संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्मश्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया था। वो कौन महानुभाव थे भाई? क्या विष्णु नारायण भातखंडे थे, ओमकार नाथ ठाकुर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे? कौन? तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ये ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिनको संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड और पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इनके गुरु कौन थे। ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे, है ना। ये फटाफट आप लोग को टाइप करके बता देना है। इनका घराना कौन सा था? तो ग्वालियर घराना था। कौन सा? ग्वालियर घराने से ये संबंध रखते थे।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन है कि पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता है? क्या सूर्यरंग, मनरंग, चतुर पंडित और सदारंग? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो भातखंडे का उपनाम यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ एक और इनका उपनाम जो कि क्या, विष्णु शर्मा। कौन सा? विष्णु शर्मा के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका नाम था ना विष्णु नारायण भातखंडे, तो वही विष्णु नारायण, तो विष्णु शर्मा, ठीक है। और चतुर पंडित, ये पेशे से क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वकील थे। इनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 अगस्त 1860 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो ये बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान में। वो भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि भातखंडे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और इन्होंने थाट राग पद्धति का क्या किया था, प्रचलन किया था, ठीक है, उसका प्रचार किया था थाट राग। और इन्होंने जो है कुल 32 थाट तो बताए थे, लेकिन मूल रूप से आपके 10 थाटों को ही माना है भातखंडे ने, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए सूर्यरंग। सूर्यरंग किनका उपनाम है, तो सूर्यरंग आपको याद होगा कि अमीर खां साहब का उपनाम सूर्यरंग है। मनरंग किनका उपनाम है, तो भैया भूपत खां जी जो है, भूपत खां, इनका उपनाम जो है आपका मनरंग है। सदारंग किनका है, तो सदारंग भैया सदा नियम में रहना चाहिए, कभी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, तो नियम में यानी कि नियामत खां हो जाएंगे, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए क्वेश्चन अभी आपको हम बता चुके हैं ऊपर, है ना, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। क्या 24 जून 1937 ईस्वी मुंबई, 24 जून 1897 को गुजरात, 24 जून 1937 को राजस्थान में, या फिर 24 जून 1937 को महाराष्ट्र में? क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो इनका जन्म कब और कहाँ? तो भैया कब, तो 24 जून 1897, और कहाँ, तो गुजरात। तो गुजरात में कहाँ, बड़ौदा, और बड़ौदा में कहाँ, तो जहाज ग्राम नामक स्थान पे, है ना। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जो भी लोग चाहते हैं भाई कि अपनी तैयारी, जो आप सेशन देख रहे हैं, कि अपनी तैयारी को बेहतर करें बढ़िया से, अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ भी देखें, सेशन भी देखें, तो भाई पीडीएफ के लिए आप लोग को बताना था कि पीडीएफ जो भी लोग लेना चाहते हैं भाई, इसके लिए आप लोग को पेमेंट करना पड़ जाएगा, केवल 199 का पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो कि अपनी तैयारी को जो बूस्ट करना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, जो भाई आप लोग ऐसे भी बूस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग ऐसे भी कर लीजिए, है ना। तो कैसे भी कर लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 199 पेमेंट करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को इस पर लिखना है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग को वहाँ पे व्हाट्सएप पे ही स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और स्कैनर पे उसी के माध्यम से 199 पेमेंट करना है आप लोगों को। और आप लोग को जो है प्रीवियस जो सेशन हुआ है उस सेशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरे दोस्त आने वाले सेशन का भी पीडीएफ मिलेगा, बस केवल 199 में ही। उसके बाद आप लोग को कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारे साथ जब तक है भाई तब तक आप लोग को यहाँ पे 199 पेमेंट में ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का, कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल है कब, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी। और इसको सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें 7 अध्याय हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे आगे 25 क्वेश्चन और बाकी है इस सेशन का, जो आप लोग को बिल्कुल करवा के उसके बाद फिर बढ़ेंगे एनसीईआरटी की तरफ, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।